चलिए भाई, अब हम लोग बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टार्ट करें, ठीक है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को मैं आपको बता दूं, लाइन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, या इसको हम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। क्या था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? जब किसी हाइड्रोजन गैस को किसी डिस्चार्ज ट्यूब से पास करते हैं, समझना मेरी बात को, व्हेन अ हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू अ डिस्चार्ज ट्यूब देन it produces some color of light, and this color of light when passed through the prism then it dissociate into some fine lines। मेरी बात को समझना, some fine lines, like मैं बात कर रहा हूँ आपसे, हमने कहा कि ये प्रिज्म है, हमने हाइड्रोजन गैस को किसी डिस्चार्ज ट्यूब से पास किया, इससे कुछ कलर ऑफ लाइट को इमिट किया। दीज कलर ऑफ लाइट when passed through the prism it dissociates into some fine lines like this, मतलब हम कहेंगे कि कुछ इस तरह से लाइंस में डिवाइड हो जाती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ ऐसे ही दिखेंगी, ये लाइंस हैं। तो इन लाइंस को हम बोलते हैं बेटा क्या? स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन गैस से निकलने वाला लाइट है उसको हमने प्रिज्म से पास किया। देखोगे ध्यान से, हाइड्रोजन गैस जो हमें निकली, लाइट जो निकली हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब से पास करने पे, तो इसको जब हमने प्रिज्म से पास किया तो सम फाइन लाइंस में ये डिवाइड हो गए। इन फाइन लाइंस को हम स्पेक्ट्रल लाइन नाम देते हैं। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब जब किसी हम हाइड्रोजन गैस को किसी डिस्चार्ज ट्यूब से हम जब पास करेंगे तो ये इस तरह का नज़ारा आपको दिखेगा। इसको जब हमने स्टडी किया तो क्या हमें मिला? देखोगे ये लाइट है जो कि हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब से पास करने के बाद निकली है। इस कलर ऑफ लाइट को प्रिज्म से हमने पास किया। प्रिज्म से जैसे पास किया तो यहाँ पे जो फोटोग्राफी प्लेट है उसके स्क्रीन पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ, जो पैटर्न मैं थोड़ा सा फिर से बना देता हूँ। क्या बने बेटा? वो पैटर्न बेसिकली स्ट्रेट लाइन जैसा बना। यहाँ पे वो लाइंस आई, कुछ इस तरह से लाइंस मिली। समझ में आ रहा है? ये जो लाइंस थी इन्हीं को हम लोगों ने क्या बना? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोला, या इनको स्पेक्ट्रल लाइंस बनी। ये डिसकंटिन्यूअस थी, ये एटॉमिक है। बात सुन में आ रही? इनका और भी नाम है, ये इमिशन है। ये क्या है? इमिशन है, मतलब निकल रही होंगी। क्या होंगी? निकल रही होंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हम बात करेंगे कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनके लिए एनर्जी का क्या डिफरेंसेस हमें आया। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? उसको देखने के लिए बेसिकली हमें एनालाइज करना पड़ेगा। आप ऐसे देखोगे, इस तरह से मैंने एनर्जी का बहुत सारा लेवल बना दिया फॉर हाइड्रोजन एटम। हमने एनर्जी का बहुत सारा लेवल बना दिया फॉर हाइड्रोजन एटम, है ना। हाइड्रोजन एटम के लिए हमने बहुत सारे लाइंस बना दिए। अब है क्या कि बेसिकली इसको n=1, इसको n=2, इसको n=3, n=4, n=5, n=6 हमने रखा, है ना। तो क्या होता है कि बेसिकली जो डी एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो डी एक्साइट होता है। सपोज हम एक और ले लेते हैं। सपोज हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्राउंड स्टेट पे आया, यहाँ से आया, या n=7 से आया, n=6 आया, n=5 से आए, या 4 से आए, या 3 से आए, या 2 से आए। मतलब n=1 पे आने की जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, डी एक्साइटेशन प्रोबेबिलिटी, इस सीरीज ऑफ लाइन को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा? लाइमन सीरीज बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लाइमन सीरीज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप देखोगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करता है किसी भी ऑर्बिट से एंड इट रीच टू n=1, देन दिस सीरीज ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। अब दूसरी बात n=2 को करते हैं
सपोज यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से या यहाँ से आता है n इजकल टू 2 पे, तो इसको बोलते हैं बामर सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज। अब n इजकल टू 3 पे आने की प्रोबेबिलिटी, n इजकल टू 3 पे आने की प्रोबेबिलिटी आप देखोगे, इसको बोलते हैं पासचंद सीरीज। पासचंद सीरीज क्लियर हुआ? n इजकल टू 4 पे आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हमने देखा, इसको बोलते हैं ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको? ब्रैकेट बोलते हैं। लाइमन, बामर, पासचंद, ब्रैकेट। फिर इसको बोलते हैं n इजकल टू 5 पे आने को बोलते हैं पी फुंड। फिर n इजकल टू 6 पे आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको बोलते हैं हमफरी। बात सुन आ रही नहीं आ रही? बट मैं आपको बता दूं, लाइमन एंड बामर हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है पासचंद तक। n इजकल टू 3 तक के जो केसेस हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू कि यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज अ लाइन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, डिस्कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, या इसी को इमिशन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। इतने नाम हैं, मतलब ये इतने तरह की लाइंस के नाम से जाना जाता है। जब हम किसी हाइड्रोजन गैस को किसी डिस्चार्ज ट्यूब से पास करते हैं तो दीज हाइड्रोजन गैस एमिट सम ब्लू कलर ऑफ लाइट, एंड दीज कलर ऑफ लाइट व्हेन पास थ्रू द प्रिज्म then some patterns obtained at the screen of the photography plate, which is called spectral lines, and these spectral lines are divided in some fine lines like Lyman, Baumann, Paschen, Brackett, Pfund and Humphrey like this। ये हमने स्प्लिटिंग को हमने बता दिया, इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा होगा वो कंडीशन हमने आपको बता दी। इसको थोड़ा सा आप अपने कॉपी में नोट करेंगे, इसको नोट कर लोगे। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, लाइमन, बामन, पास्चन, इसको बोलते हैं पास्चन, इसको बोलते हैं ब्रैकेट, इसको बोलते हैं फुंड और इसको बोलते हैं हम्फरी। कंफ्यूज नहीं होना। लाइमन ये है बामर, ये है पास्चन, ये है ब्रैकेट, ये है फुंड, ये है हम्फरी। मैं आपको बताऊं तो लाइमन पहला, दूसरा, बामर तीसरा, पास्चन चौथा, ब्रैकेट पांचवा, फुंड 6, इसको बोलते हैं हम फ्री। समझ में आया? ये सीरीज हैं, इन सीरीज को आप समझोगे। लाइमन, इलेक्ट्रॉन n1 इजकल टू 1 पे आए कहीं से भी, n1 2 मे बी 2 3 4 5, यहाँ पे n1 2 होता है, n2 यहाँ पे 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ n1 की वैल्यू 3 होता है, यहाँ n2 की वैल्यू होता है 4 5 6 एंड सो। यहाँ पे n1 की वैल्यू 4 होता है, n2 की वैल्यू 5 6 7 8 इस तरह से होता है। यहाँ n1 की वैल्यू 5 होता है और n2 की वैल्यू कितना होगा बेटा? देखोगे 6 7 8 होगा। यहाँ n1 की वैल्यू 6 होता है, n2 की वैल्यू क्या होगा? 7 एंड सो। तो ये एक चार्ट है, इस चार्ट को आप याद करोगे। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड एंड हम्फरी। बेसिकली लाइमन जो बामर सीरीज होता है वो विजिबल सीरीज कहलाता है, ये विजिबल सीरीज में आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट करिए सभी लोग, इसको फटाफट नोट करिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। नोट करो सभी लोग।
चलो रफ़ करें, मैं इसको देखिएगा, इसको मैं रफ़ कर रहा हूँ भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वन बाय वन, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे भाई? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लाइमन सीरीज को। फर्स्ट हमारा जो डिस्कशन होगा, पहला हम देखेंगे लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ तो दोज सीरीज ऑफ लाइन in which electrons are de-excited from any orbit to n is equal to 1 to ground state। कोई ऐसा सीरीज ऑफ लाइन जिसमें इलेक्ट्रॉन या जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं या फोटॉन्स हैं वो डी-एक्साइट होके n इज इक्वल टू 1 पे आए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया? मतलब फॉर लाइमन सीरीज हम बात करेंगे n1 इज इक्वल टू 1 एंड n2 मे बी 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, बट आप इसको में समझना होगा। इसमें क्या समझना होगा, मैं यहाँ पे लिखोगे एक नोट्स के फॉर्म में इसको हम जान लें कि ये हमारा एटम है, ये हमारा n इज इक्वल टू 1 है, ये 2 है, ऐसे देखोगे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये कहीं इनफाइनाइट है। तो इसमें क्या होगा, 2 से n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। 2 से 1 पे आने को फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कहेंगे। 3 से जब गया तो इसको बोलते हैं सेकंड लाइन, है ना। मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे अगर कोई आ रहा है, ऐसे लिखोगे तो ये होगा फर्स्ट लाइन। अगर n2 इज इक्वल टू 3 से n1 इज इक्वल टू 1 पे कोई आ रहा है, इसको सेकेंड लाइन बोलोगे। n1 n2 चाहो तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक नंबर जो कि हायर स्टेट दिखा रहा है, n1 n2 क्यों लिखें। अब n इज इक्वल टू 4 से अगर n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है तो इसको बोलेंगे थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको नोट करोगे सभी लोग, इसको नोट करो, फटाफट नोट करो इसको। चलें रफ़ करें। अब हमें बेसिकली लाइमन सीरीज हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, अब हमें पढ़ना है बेसिकली आगे मैं आपको बताऊं रिगबर्ट। ठीक है, हम लोग रिगबर्ट फार्मूला को अब डिस्कस करेंगे। रिगबर्ट फार्मूला ऐसा एक फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम स्पेक्ट्रल लाइंस दो डिफरेंट हाइड्रोजन के लिए पढ़ा है, उसके लिए हम लोग एनर्जी के फॉर्म को या वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी को हम रिलेट कर सकते हैं। देखो कि बेसिकली जो रिगबर्ट का फार्मूला था वो कुछ ऐसा था
हमने पढ़ा भी है। ये N1 हुआ, ये N2 हुआ। इलेक्ट्रॉन्स सपोज यहाँ से यहाँ या कहीं भी हो, इस तरह का कुछ भी प्रोसेस हो सकता है, इमिशन अथवा एब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं। तो हमें एक चीज़ मालूम है, यहाँ से एक रेडिएंट एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? रेडिएंट एनर्जी, क्योंकि जो ट्रांजिशन हो रहा होगा, जो ट्रांजिशन हो रहा होगा ये दो तरह का हो सकता है, या तो एमिशन होगा या फिर एब्जॉर्प्शन होगा। इन दो बात का आपको ध्यान रखना होगा, इमिशन या एब्जॉर्प्शन। अब मैं आपको समझाता हूँ भाई। जो यहाँ से डेल्टा ई मिलेगी उस एनर्जी को 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिएगा, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखो सभी लोग बोर्ड की तरफ भाई, क्या हम ये बात लिख सकते हैं क्या? अगर हम ये बात लिख सकते हैं तो यहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उस इन्फॉर्मेशन को कैसे नोट करेंगे हम लोग देखते हैं भाई। हम लिख सकते हैं कि ये जो एनर्जी मिली डेल्टा ई, ये hc/λ के बराबर होगी, और ये होगा किसके बराबर? 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर होगा। मीन्स यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा, यहाँ से लिख सकते हैं hc/λ विल बी इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और ये 1/λ इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर अपान hc, यहाँ पे 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेसिकली 1/λ इज इक्वल टू r जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वेयर r इज कॉल्ड क्या? रिगबर्ट कांस्टेंट, वेयर r इज कॉल्ड रिगबर्ट कांस्टेंट। एंड r की जो वैल्यू होगी आप देख सकते हो, ये पूरे टर्म को हमने r लिख दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। तो यहाँ से आप देखोगे r होगा 13.6 डिवाइडेड बाई hc। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये r है। देखोगे r की वैल्यू, देखोगे सभी लोग। क्लियर हो गया? नोट कर लो सभी लोग अपने कॉपी में इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलें आगे बढ़े, ठीक है? बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें तो r की जो वैल्यू होती है, यहाँ से देखोगे 1.01, ऐसे नोट करोगे 1.01 इंटू 10 की पावर 7 मीटर, ठीक है? इनवर्स। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या होगा? मीटर इनवर्स होगा। ये r की वैल्यू है, समझ में आया? या r की वैल्यू 109678, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर हुआ? बोलो बोलो बेटा। 109678 सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं, या r इजकल टू 10967800 मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। इसी को तो हमने लिखा है 1.1 लिखोगे 1.1 इंटू 10 की पावर क्या? माइनस 7। ये 1.1 2 4 6 1 7, ठीक है? यहाँ पॉइंट लगा दो, इसको 1 बना दो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो r की ये 3 वैल्यू हैं जिनको आपको समझ लेना है। क्लियर हो गया?
एक इन्फॉर्मेशन और मैं लिख देता हूँ, R विल बी इक्वल टू 13.6 डिवाइडेड बाई HC, या RHC इज इक्वल टू 13.6। इस बात को भी ध्यान रखोगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, इसको नोट करो फटाफट सभी लोग, बोलो बेटा, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? रिगबर्ड हम लोगों ने फॉर्मूला को डिस्कस कर लिया, समझ में आ रहा है? नोट करिए। लाइमन सीरीज के लिए अब हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। क्लियर हो गया? मैं बात करता हूँ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, जिसमें n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 2 होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए। सेकंड की मैं बात करूं, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो ये हमें मालूम है n1 की वैल्यू 1 होगा, n2 की वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। मेरा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ maximum and minimum wavelength of Lyman series of line। लाइमन सीरीज के लिए वेवलेंथ का मैक्सिमम मिनिमम आपसे क्या पूछा गया बेटा? ध्यान से देखोगे, आपको लिमिट पूछा गया है, लाइमन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा गया है। ऑल्सो कैलकुलेट द लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दो बातें होंगे, कैसे इसको करोगे आप? चाहो तो थोड़ा सा नज़र दौड़ा सकते हो, कुछ दिमाग लगा सकते हो आप, कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे हम इसको कर सकते हैं, इस बात को आपको समझना होगा, क्या अप्रोच हो सकता है इसके लिए, है ना? देखो बेटा, एक होता है फर्स्ट लाइन, या इसी को बोलते हैं इनिशियल लाइन, या इसी को बोलते हैं स्टार्टिंग लाइन, जिसके लिए n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 2, ठीक है। और दूसरी पॉइंट की मैं बात करूं, एक होता है लास्ट लाइन, या क्या बेटा इसी को बोलते हैं, कोई नाम बताएगा? लिमिटिंग लाइन भी बोलते हैं, लिमिटिंग लाइन, या इसी को बोलते हैं मार्जिनल लाइन, जिसके लिए n1 की वैल्यू हमेशा 1, n2 की वैल्यू इनफाइनाइट। तो मुझे इनफाइनाइट से कोई लाइन n1 पे आ रही होगी तो उसको बोलोगे लास्ट लाइन, और जो 2 से आ रही होगी उसको बोलोगे फर्स्ट लाइन। समझ में आ रहा है क्या है इसका मतलब? मतलब क्लियर है? मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ लाइमन सीरीज में हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्या है इसका मतलब? थोड़ा सा समझो। हमने कहा ये न्यूक्लियस है, ये n इजकल टू 1 है, कोई n इजकल टू 2 से अगर इस पे आ रहा है तो ये पहला होगा, और कोई n2 इजकल टू इनफाइनाइट से 1 पे आ रहा होगा तो ये लास्ट होगा। इसको लास्ट लाइन बोलोगे, इसको फर्स्ट लाइन बोलोगे। अब मुझे दो बात का आपसे आंसर चाहिए होगा, मुझे दो बातों के आंसर चाहिए होगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि एनर्जी का डिफरेंस
मैं डेल्टा ई की बात करूं, डेल्टा ई पहला केस फॉर फर्स्ट लाइन की मैं बात करूं तो ये क्या होगा, डेल्टा ई विल बी इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये डेल्टा ई विल बी होगा 13.6 1 का स्क्वायर, देखोगे फर्स्ट लाइन 1 माइनस 1/4। भाई फर्स्ट लाइन के लिए n1 की वैल्यू 1 n2 की वैल्यू 2 मीन्स डेल्टा ई विल बी इक्वल टू 13.6 इंटू क्या बेटा 3/4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मीन्स ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं .2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी को हमने निकाला, इस एनर्जी को निकाला। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, आपको हो सकता है थोड़ी सरप्राइज कर रहा हो, बट बी कॉन्फिडेंट 100% राइटिंग में दे सकता हूँ गारंटी, ये समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ साथ आपको कोई रिवीजन मोड में रहना है परमानेंट। केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है जो कि रिवीजन एक्सपेक्ट करता है, विदाउट रिवीजन तो कुछ पॉसिबल है नहीं इन सब्जेक्ट। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आगे की कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ से डिस्कस करना शुरू करूँगा। अब पॉइंट क्या है उस बात को हम लोग समझेंगे। पॉइंट की मैं अगर बात करूँ तो थोड़ा ध्यान से देखोगे बेटा। बेसिकली फर्स्ट लाइन की जो एनर्जी है वो हमें मिल गई। अब हम बात करते हैं फॉर लास्ट लाइन, राइट। यहाँ से लिखोगे डेल्टा ई विल बी इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, है ना। अब इसके लिए n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू इनफाइनाइट, मीन्स डेल्टा ई क्या होगा 13.6 1 का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 1 माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर 0, मीन्स डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ से आया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपने क्या पाया, क्या खोया बताइए। आपने पाया कि एनर्जी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है, और यहाँ पे एनर्जी क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो दो बातें पता चली। तो मैक्सिमम एनर्जी की अगर बात होगी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात होगी या मिनिमम वेव लेंथ की बात होगी, तो एक बात हमको ध्यान रखना होगा, किसके लिए, लाइनमैन नहीं, लाइनमैन तो अपने देश में होते हैं जो लाइन जोड़ते हैं, ये लाइनमैन हैं बेचारे, विदेशी हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो भाई एक छोटा सा मजाक कर दिया मैंने, कोई बुरा नहीं माने भाई, लाइनमैन या लाइनमैन, ठीक है, समझ में आना चाहिए। लाइनमैन का कोई और मतलब नहीं निकालें, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वेवलेंथ, इसमें कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि लास्ट क्लास हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है। इसके लिए मैक्सिमम एनर्जी के लिए आपको मालूम होगा कि n1 इजकल टू 1 और n2 इजकल टू इनफाइनाइट, मीन्स लास्ट लाइन होगा या मार्जिनल लाइन होगा या लिमिटिंग लाइन होगा। आ रही बात समझ में? अरे भेजे में कुछ भेजा है हमने, बोलो, तो इसको भेजे हुए चीज़ को अपने भेजे में भर लो भाई, फटाफट भरिए। ठीक है, हमने देख लिया मिनिमम एनर्जी इसके कॉरस्पॉन्डिंग, मैक्सिमम एनर्जी इसके कॉरस्पॉन्डिंग। आ रही है ना बात? 6 बोलो, चले आगे बढ़े। चल भाई आगे बढ़ते हैं। क्या हमें करना है समझिएगा थोड़ा सा। अब हम अगर बात करें मिनिमम क्या बेटा, एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी या ऑब्लिक मैक्स वेव लेंथ, इनकी बात को आप थोड़ा सा ध्यान दोगे
ये कहानी तब आएगी जब n1 इजकल टू 1 और n2 इजकल टू 2 मीन फर्स्ट लाइन इनिशियल लाइन या स्टार्टिंग लाइन होगा। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? बोल बेटा, अरे बोल दो। अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। दो एनर्जी का टर्म मिल गया, दोनों एनर्जी के टर्म के लिए हम क्वेश्चन कैसे हम निकालोगे? जो हमने आपसे पूछा था मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करी थी, तो मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगा? जब हम लिखेंगे 13.6 इजकल टू क्या बेटा? HC अपान लेमडा। तो ये लेमडा क्या होगा? मिनिमम होगा, मीन्स लेमडा विल बी इक्वल टू HC अपान 13.6। ये लेमडा मिनिमम है किसके लिए? लाइमैन के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर हम बात करें तो इसी एनर्जी को, इस 13.6 को अगर h न्यू से रिप्रेजेंट करें तो न्यू क्या होगा? मैक्स होगा। ये लिखते रहे ना भाई तुम लोग। अब यहाँ से दूसरे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बढ़ते रहो, डरते नहीं रहो। दूसरे पॉइंट, मिनिमम क्या बेटा? एनर्जी या क्या? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, या हम कह सकते हैं वेवलेंथ, क्या? मैक्सिमम। इनकी अब से बात पूछी जाए तो 10.2 विल बी इक्वल टू सम HC अपान लेमडा। लेमडा मैक्स होगा। समझ में आ रहा है? बोलिए। तो लेमडा मैक्स विल बी इक्वल टू क्या होगा? बोलो। HC अपान 10.2 और लेमडा अगर मैं न्यू की बात करूं तो यहाँ से 10.2 इजकल टू H न्यू होगा और न्यू मिनिमम विल बी इक्वल टू क्या होगा? 10.2 डिवाइडेड बाई H। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ये सारी वैल्यू हमको मिल जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको नोट करिएगा सभी लोग, फटाफट अपने कॉपी में सजाइए, फटाफट तुरंत इसको करिए। ठीक है, लाइमन सीरीज हम लोगों ने कवर कर लिया था। मैं बता दूं, लाइमन सीरीज में n1 की वैल्यू 1 होती है, n2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, उसमें जो रीजन होता है लाइमन सीरीज में, उसको बोलते हैं UV रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट रीजन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक इन्फॉर्मेशन हमें और एक्स्ट्रा देना था। क्लियर हो गया कि नहीं? लाइमन सीरीज के लिए हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन डिस्कस हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग बात करेंगे बाल्मर सीरीज ऑफ लाइन। बेसिकली बाल्मर सीरीज लाइन के लिए जो n1 की वैल्यू होती है 2, n2 की वैल्यू 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, रीजन यहाँ पे विजिबल होता है। मीन्स हम कह सकते हैं दोज सीरीज ऑफ लाइन in which इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो और स्पेक्ट्रल लाइंस डी एक्साइट टू n इजकल टू 2। ठीक है ना? फ्रॉम एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट से अगर n इजकल टू 2 पे आ जाए तो इसको हम बोलेंगे क्या बेटा? क्या बोलोगे? बाल्मर सीरीज बोलोगे। मतलब यहाँ से क्लियर हुआ कि फॉर बाल्मर सीरीज यहाँ से इन बातों का ध्यान रखना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब जो बाल्मर सीरीज होते हैं, जो बाल्मर सीरीज होता है, वो बाल्मर सीरीज की जो रेज होते हैं वो सभी विजिबल में होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब ऑल रेज इन बाल्मर सीरीज विल बी विजिबल बट ऑल विजिबल रेज आर नॉट बाल्मर सीरीज। इस बात को भी आप लिख सकते हो, नोट्स बना के आप लिख लो या समझ लो। ऑल रेज ऑफ बाल्मर सीरीज
is visible, but all visible rays are not in बाल्मर सीरीज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस बात को आपको समझना है। अब मैं आपसे कहूँ कि प्रूव दैट कि बाल्मर सीरीज इज विजिबल। चलो ना, मैंने तुमसे यही पूछ लिया यार। मैंने कहा बाल्मर सीरीज विजिबल है या नहीं, ये कैसे प्रूफ करोगे? प्रूव दैट बाल्मर सीरीज इज विजिबल, आपको ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा? हमें मालूम है, मैं एक वर्ड में लिखा रहा हूँ नोट्स के फॉर्म में। अगर कहीं आपको एक्सट्रीम लाइन मिल जाए, क्या मिल जाए? एक्सट्रीम लाइंस। इस बात को आप समझोगे, नोट्स में ही लिखोगे। एक्सट्रीम लाइन का मतलब होता है, एक्सट्रीम का मतलब होता है हद हो जाना। आप बोलते हो ना यार एक्सट्रीम हो गया, अब तो हद हो गई। तो किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा, या तो बहुत हाइक हो जाना या बहुत डेप्थ में चले जाना। या तो आप बिल्कुल फेल हो जाओ या आप रैंक फोड़ दो, दो ही बात होती है भाई। बहुत ख़राब नंबर आए ना, नेगेटिव में आते हैं, तब भी लोग कहते हैं अब तो हद हो गई। और अगर आपको AIR1 या AIR2 अगर आ गया तो भी कहते हैं यार तो हद हो गई। समझ में आ रहा है? एक्सट्रीम का मतलब होता है, जो एक्सट्रीम लाइन के मतलब होता है, उस बात को समझोगे। एक्सट्रीम लाइन का क्या मतलब है मैं आपको बता दूं। एक्सट्रीम का मतलब होता है जो कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बेटा, फर्स्ट लाइन या स्टार्टिंग लाइन, या हम कह सकते हैं लास्ट लाइन या लिमिटिंग लाइन। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो बेसिकली ये बात आपको समझना था। मतलब अगर हम इसका एक्सट्रीम पता कर लें, क्या पता कर लें? लैम्डा मिनिमम, पहली बात, और दूसरा लैम्डा मैक्सिमम। अगर ये दो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है तो हम बता सकते हैं कि विजिबल होगा। क्यों? विजिबल के लिए जो लैम्डा होता है फॉर विजिबल वो 3700 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, या 8000 ले लो डायरेक्ट। 4000 से लेके 8000 ले लेते हैं। 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। निकालो वेवलेंथ, अगर इस रेंज में आ जाता है तो बल्ले बल्ले है, प्रूफ हो गया। और पूछ भी दिया जाता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये कहानियाँ आप नोट करो। आगे हम लोग बढ़ेंगे और जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जवाब हम लोग ढूंढेंगे। ठीक है, देखिए कैसे कर सकते हो, मेरी बात को समझना। मैं अगर यहाँ से कहूँ कि हमें क्या निकालना है, लैम्डा मिनिमम या ई मैक्स या बी मैक्स, वी या न्यू मैक्स कहते हैं, ये कब पॉसिबल होगा? एनर्जी मैक्स होगा जब N1 की वैल्यू 2 और N2 की वैल्यू कितनी हो जाए? इनफाइनाइट। समझोगे ऐसे? ये हमारा न्यूक्लियस है, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां। कहीं यहाँ पे इनफाइनाइट हो गई, यहाँ पे हमने कहा इनफाइनाइट है। तो n इजकल टू 2, N1 इजकल टू 2 पे भाई 3 से भी आ सकता है, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी आ सकता है, इनफाइनाइट से भी आ सकता है। तो अगर 3 से 2 पे आता है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन, और अगर 4 से आता है तो इसको बोलते हैं सेकंड लाइन, और अगर 5th से आता है तो इसको बोलते हैं बेटा थर्ड लाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखोगे फटाफट 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 फटाफट। n इजकल टू 2 पे 3 से आ सकता है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन। अगर 4 से आएगा, इस तरह से मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन नोट करूं, N1 की वैल्यू 2 हो, N2 की वैल्यू 3 हो, तो इसको फर्स्ट लाइन बोलते हैं ऑफ बाल्मर
सीरीज। क्लियर ना? अगर मैं n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 4 रख दें, इसको सेकंड बोलोगे, लाइन ऑफ क्या, बाल्मर सीरीज, है ना। आगे बढ़ोगे, अगर हम यहाँ से कहें कि n1 की वैल्यू 2 ही हो और n2 की वैल्यू 5 हो जाए, तो इसको थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें कैसे करोगे आप, कैसे करेंगे इस बात को भी समझिए, कैसे करेंगे इस बात को भी समझिए। अगर हम बात करें तो हमें फर्स्ट लाइन पता है और हमें लास्ट लाइन पता है। भाई देखोगे, लास्ट लाइन पता है तो फर्स्ट लाइन के लिए है, और मैं यहाँ पे लास्ट लाइन पूछूं तो लास्ट लाइन के लिए n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू इनफाइनाइट, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ई मैक्स मिलेगा, मैंने लिखा हुआ है, लेमडा मिनिमम मिलेगा या न्यू मैक्स मिलेगा। ठीक है, और फर्स्ट लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 3, यहाँ से ई मिनिमम मिलेगा, लेमडा मैक्स मिलेगा एंड न्यू मिनिमम मिलेगा। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम क्या करोगे, 1 लेमडा विल बी इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अगर फर्स्ट लाइन लोगे तो 1 लेमडा विल बी आर जेड की वैल्यू 1, यहाँ देखोगे 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मीन्स 1 लेमडा विल बी इक्वल टू आर टाइम्स ये 4, 1/4 माइनस 1/9। देख लो, देखोगे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 1 लेमडा इज इक्वल टू आर टाइम्स 4 इंटू 9, यहाँ पे देखोगे 4 से कैंसिल, ये 9, यहाँ पे देखोगे 9, यहाँ पे 4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये कितना आएगा, r इंटू 5/4 इंटू 9। क्लियर हुआ? तो लेमडा कितना होगा, लेमडा यहाँ से निकाल सकते हैं ना, लेमडा निकाल सकते हैं। नोट करो पहले इसको, इतना नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाइड्रोजन एटम के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, और किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, फर्स्ट लाइन के लिए निकाल रहे हैं, या हम एनर्जी मिनिमम निकाल रहे हैं, या लेमडा मैक्स की बात कर रहे हैं। नोट करो, नोट करिए, फटाफट नोट करो बेटा। चलो बढ़ते हैं आगे। ये इन्फॉर्मेशन नोट कर लिया ना? चलो मैं इतना रफ कर रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। इतना नोट कर सकते हो, फिर से चाहो तो तुम, छोड़ दिया मैंने। यहाँ पे इसको कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। 1 लेमडा इज इक्वल टू आर इंटू 5 डिवाइडेड बाई 36, या लेमडा इज इक्वल टू 1/r इंटू 5/36, या लेमडा होगा यहाँ से देखोगे 1/r इंटू 36 डिवाइडेड बाई 5, बोलोगे लेमडा होगा 1/r इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई r, या यहाँ से लेमडा होगा क्या बेटा 1.1, ऐसे देखोगे इसको 1.1 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 7.2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखोगे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी,
यहाँ से अगर हम लोग लेमडा को डिवाइड करें तो ये होगा 7.2 डिवाइडेड बाई 1.1, क्लियर, इंटू कितना 10 की पावर 7 होगा कि नहीं होगा। अब इसको अगर हम देखें तो ये कितना होगा बेटा, आप यहाँ देख सकते हो ये अगर हम यहाँ से डिवाइड करें 6 होगा ना, देखोगे 6.5 इंटू 10 की पावर 7 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो क्लियर हो गया? बोल नहीं रहे हो? देखो ना यार, इसकी वैल्यू निकल गई कि नहीं निकल गई? बोलो। तो 6 देखोगे 6500 एंगस्ट्रॉम हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया? बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गई? देख लोगे सभी लोग। ओ सॉरी, यहाँ पे 7 होगा, ओहो यहाँ पे 7 होगा, यहाँ -7 होगा, गलती था, ठीक है ना? बोले क्लियर हो गया? अब ये समझ में आ गया? देखो मिनिमम मैक्सिमम कितना 6500 एंगस्ट्रॉम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मिनिमम निकाल लें। चलो अब हम मिनिमम की बात कर लें। मिनिमम इधर ही नोट कर लें। बोलो मिनिमम कैसे निकालोगे? मिनिमम कैसे निकालोगे? लेमडा अगर मिनिमम की बात करें तो ये होगा n1 इजकल टू 2 और n2 इजकल टू इन्फाइनाइट। 1 अपान लेमडा इजकल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर 1 अपान लेमडा इजकल टू आर जेड की वैल्यू 1 अपान 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपान क्या बेटा इन्फाइनाइट का स्क्वायर 0, यानी कि 1 अपान लेमडा इजकल टू आर बाई कितना होगा 4, या लेमडा होगा 4 बाई आर, या ये होगा 4 डिवाइडेड बाई 1.1 इंटू 10 के पावर -7। देखोगे क्लियर हो गया ना? देख लो उस रेंज के बीच में लाई कर गई, ये वैल्यू देख लो, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, सेम रेंज में आ गया। द विजिबल का जो रेंज था ना 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, उसके बीच में ये वैल्यू आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं विजिबल है। समझ में आया? नोट करो उधर, मैं इधर तब तक रफ करता हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ फॉर योर होमवर्क। क्वेश्चन ये इसको आप घर पे करोगे। मैंने कहा कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ लाइन corresponding to extreme line, corresponding to extreme line। एक्सट्रीम लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये वैल्यू निकालनी है। सभी लोग ध्यान से इसको करोगे घर पे, ठीक है? जिसको नहीं आए वो मुझसे बात करेगा, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कैसे इसका करना है। क्लियर हो गया? बोलो बेटा, नोट करो फटाफट, ठीक है बच्चों? अब हम लोग पार्शियल सीरीज ऑफ लाइन की बात करते हैं, है ना? पार्शियल सीरीज ऑफ लाइन बेसिकली मैं बताऊं, यहाँ पे थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन फिर से लिख देता हूँ। एक इन्फॉर्मेशन फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेसिकली लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफुंड एंड लास्ट होता है हम्फरी। n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू एंड रीजन की मैं बात करूँ
तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 1, ये 2, 3, 4 कुछ भी, ये UB रीजन, इसके लिए N1 की वैल्यू 2, ये 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, ये होगा विजिबल। और अगर मैं पार्शन की बात करूं तो थोड़ा सा ध्यान दे देखोगे, पार्शन की अगर हम बात करें तो इसमें N1 की वैल्यू 3, N2 की वैल्यू 4, 5, 6 और ये होगा IR, इंफ्रारेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड रीजन। यहाँ देखोगे 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ये होगा, ये भी IR होता है। यहाँ पे 5 होगा, यहाँ 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ये भी IR होगा। इसकी बात करें तो ये 6 होगा, यहाँ पे 7, 8, 9 और ये भी क्या होगा? IR होगा, इंफ्रारेड रीजन होगा। अब हम यहाँ आ जाते हैं भाई, ये तो हमने पहले से लिखवा दिया था, ये रीजन हमने आपको नहीं बताया था। तो अगर पार्शन सीरीज़ की बात करें तो पार्शन सीरीज़ के लिए जो N1 की वैल्यू होगी, लाइमन बामर 2 कंप्लीट पार्शन, देखो पार्शन के लिए N1 की वैल्यू 3 और N2 की वैल्यू 4, 5, 6, ये कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर हम यहाँ से बात करें किसका, लाइमन सीरीज, इस पार्शन सीरीज का, तो ये N1, 2, 3, यहाँ 3 पे आना है, N=3 पे आना है ये, तो यहाँ पे 4 से आ सकते हैं, 5 से आ सकते हैं, 6 से आ सकते हैं, 7 से आ सकते हैं, यहाँ इनफाइनाइट से आ सकते हैं। तो आप देखोगे 4 से आ गए, 5 से आ गए, 6 से आ गए, 5 से आ गए, 6 से आ गए, 7 से आ गए, इनफाइनाइट से आ गए। क्लियर हो गया? मीन्स फॉर फर्स्ट लाइन की अगर मैं बात करूँ तो 1/λ विल बी इक्वल टू सम RZ स्क्वायर 1/N1 दैट इज़ 3 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, और N2 क्या होगा बोलोगे? यहाँ 4 का स्क्वायर होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो किसके लिए? फॉर फर्स्ट लाइन बोलो। अब मैं बात करूँ फॉर लास्ट लाइन की बात करूँ तो लास्ट लाइन के लिए 1/λ RZ स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। और अगर हम लोग इसमें अगर हम नॉर्मल अगर इक्वेशन की बात करें तो वो होगा 1/λ विल बी इक्वल टू सम RZ स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। N2 में बी 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक नॉर्मल इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को तो हम याद ही रखें। समझ में आ रहा है? बोले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये किसके लिए है? पार्शन के लिए। अब मैं अगर बात करूं अदर के लिए भी तो हम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं कहूँ आपसे कि बामर के लिए क्या होगा, तो बामर के लिए नॉर्मल इक्वेशन क्या होगी? 1/λ इजकल टू RZ स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। क्लियर हुआ? N2 में भी क्या 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से अगर मैं लाइमन सीरीज़ की बात करूं तो लाइमन सीरीज़ के लिए आपको क्या याद रखना है? 1/λ विल बी इक्वल टू सम RZ स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। N2 में भी 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये थ्योरेटिकल डिस्कशन रहा इनके लिए। हालांकि लाइमन में हम लोगों ने कवर कर रखा है, लेकिन एक रिवीजन दे दिया मैंने, एक रिकैप दे दिया आपको। ये क्या है? रिकैप है भाई। आप इस पॉइंट को एक पेज पे लिख लेना। क्लियर हुआ? पार्शन हो गया। बोलो पार्शन हो गया। चलें आगे बढ़ें। अब बात करते हैं हम लोग ब्रैकेट की। ब्रैकेट की बात करेंगे। अब देखोगे अगर मैं फोर्थ की बात करें जो कि ब्रैकेट की हम बात करते हैं, तो इसके लिए N1 की वैल्यू, आप N1 की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे? लाइमन बामर पार्शन हो गया ब्रैकेट 4, और N2 की वैल्यू क्या होगा? 5, 6, 7
अप टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। तो एक जनरल अगर मैं फार्मूले की बात करूँ, जनरल फार्मूले की मैं बात करूँ तो जनरल फार्मूला 1/λ विल बी इक्वल टू सम RZ स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। अब यहाँ से N2 में भी 5, 6, 7 अप टू इनफाइनाइट हो सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इनका फर्स्ट और लास्ट लाइन की इक्वेशन आप लिखेंगे अपने घर में, ठीक है? बोलिए फटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लाइमन बामर पार्सन ब्रैकेट। अब मैं बात करता हूँ पी फुंड की, मैं बात करता हूँ पी फुंड की बात करें। फॉर पी फुंड N1 इजकल टू 5, N2 इजकल टू 6, 7, 8 अप टू इनफाइनाइट मे बी एनीथिंग। एंड इसको लिख लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अगर जनरल इक्वेशन की बात करें हम लोग, अगर हम लोग जनरल फार्मूले की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? देखोगे अगर इसके हम जनरल फार्मूले की बात करें तो जनरल फार्मूला होगा 1/λ विल बी इक्वल टू सम RZ स्क्वायर 1/N1 की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? N2 का स्क्वायर। क्लियर हुआ? बोलो। अब यहाँ से N2 क्या होगा? 6, 7, 8 इनफाइनाइट कुछ भी होगा। फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन यू कैन डिसाइड, राइट ना? फटाफट नोट करिए, इसको नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे।